हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बेसिकली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इवन विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी और उम्मीद करते हैं कि एक ही बार में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर टॉपिक अच्छी लगती है तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है निकल करके प्रियम्बल। प्रियम्बल का सामान्य मतलब क्या होता है? प्रियम्बल का सामान्य मतलब होता है प्रस्तावना। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो वहां भी प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब होता है समरी, समरी मतलब सार, जिसे बिना संविधान पढ़े हम बता सकते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। उसी तरीके से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, जो इस बात को बता देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सामान्यतः प्रियम्बल आपके सामने है। अगर बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत में मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का कार्य करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को लाने का कार्य करता है। करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम, कंट्री की इकोनॉमी के मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि हमारी इकोनॉमी के जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिकल सिचुएशन है, अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, उसको भी रिजॉल्व करने का कार्य करता है, जटिल प्रक्रियाओं को। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देता है कि इनको जटिल प्रक्रियाओं को रिजॉल्व करते हुए हमारे देश का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बना रहे, और देश की आर्थिक स्थिति में जो वित्तीय स्थिरता है, जो प्राइस स्टेबिलिटी है, वो भी बनी रहे। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत में मनी फ्लो को नियंत्रित करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का कार्य करता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ देने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे फंक्शन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां से आया? तो सन 1926 में, 1926 में एक आयोग आया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस सन 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन आया था। हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से इसे जाना जाता है। इस कमीशन ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, या फिर ये कह लिया जाए कि आरबीआई को बनाने की बात सबसे पहले किसने की थी? तो हिल्टन यंग कमीशन ने किया था। उसी के बिहाफ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1931 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी लाई गई, और इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने इस चीज के ऊपर अप्रूवल दिया कि बात बिल्कुल सही है कि देश को चलाने के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। ठीक है, जिसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट कब इन्होंने दिया था? ये रिपोर्ट इन्होंने दिया था सन 1933 में। उसी के बिहाफ पे सन 1934 1934 में आरबीआई का कानून आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून यानी आरबीआई किस एक्ट से बना है? आरबीआई जिस एक्ट से बना है उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन उस समय हम आजाद नहीं थे, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स चला करते थे, जिस रूल्स को इंडियन इकोनॉमी को चलाने का कार्य करते थे। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कानून चल रहा था उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आरबीआई का जो कानून था उसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934। अब कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी? 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना की गई तो उस समय आरबीआई के लिए कुल 5 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। तो आरबीआई की कुल कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ रुपीस। बट 5 करोड़ किसी के पास था नहीं, दैट्स व्हाई 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू 100 रुपीस ईच शेयर। तो 5 करोड़ रुपए को हमने 100 रुपए के शेयरों में तोड़ दिया, तो टोटल शेयर कितने बन गए? 5 लाख। और जब 5 लाख शेयर को हमने सेल करने का कार्य किया, तो उसमें 2,80,000 शेयर हमारे बिक गए, और बचे कितने? बचा केवल और केवल 2,20,000 शेयर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 51%, 51% से ज्यादा शेयर ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। इसी वजह से जब आरबीआई बना तो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के तौर पर बना था, या इसे शेयर होल्डर के बेसिस पर देख सकते हैं। तो शेयर होल्डर के तौर पर इसे बनाए जाने का कार्य किया गया था। जब आरबीआई बना उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जब आरबीआई बना तो उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय था। तो सिंपल बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित किया गया। जब आरबीआई स्थापित किया गया उस समय आरबीआई कोलकाता में बनाया गया था, और उसके गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई की कुल रिक्वायर्ड कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपीज शेयर में डिवाइड थी। और जब इसे हमने सेल किया था तो 2,80,000 शेयर बिक गए थे। इस तरीके से आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के तौर पर बना था। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून था, तो इसके ऑफिस को लंदन में भी रखा गया था। अक्टूबर 1935
अक्टूबर 1935 में लंदन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑफिस सेट की गई थी, जिसे 1963 में क्लोज कर दिया गया। 1 नवंबर 1936 को आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर रासमोहन स्मिथ, इनका रेजिग्नेशन हो गया था। ठीक, 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय, मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई का जो मुख्यालय कोलकाता में था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई में। जनवरी 1938 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट इश्यू करने का काम किया था। ये बेसिक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, जब राष्ट्रीयकरण किया गया होगा आरबीआई का, तो ये जो कैपिटल थी वो 100% किसकी हो गई होगी? 100% आरबीआई की हो गई होगी। इसका मतलब हमने जो शेयर पीछे देखा था कि हमने जो शेयर सेल किया था, वो कितने शेयर के सेल किए थे? 2,80,000 शेयर। पर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। यानी हमें इसे वापस लेना पड़ा होगा, हमें इसे बाई बैक करना पड़ा होगा। और हमने इसे बाई बैक किया। कितने रुपए बाई बैक करने का काम किया हमने? इसे 16 रुपए 85 पैसे एक्स्ट्रा देकर, यानी प्रत्येक पर्सन को 116 रुपए 85 पैसे के साथ हमने शेयर वापस ले लिया। और आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण करने का काम कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने दुनिया के किन 2 देशों के लिए कार्य किया? तो आरबीआई ने दुनिया के 2 देशों के लिए कार्य किया जो हमारे अपने ही अंग थे। एक का नाम आपका म्यांमार, म्यांमार जिसे हम दूसरे शब्दों में बर्मा भी कहते हैं, और दूसरा है पाकिस्तान। तो बर्मा के लिए यानी म्यांमार के लिए हमने कब तक काम किया है? बर्मा के लिए हमने काम किया हुआ है 1947 तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्रैल 1947 तक हमने बर्मा के लिए काम किया है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ है? तो बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कानून से। कब? 1937। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि कानून पूछे तो 1935 और ये पूछे तो 1937, 1937 में। ओके, यहां तक क्लियर होगा। और पाकिस्तान के लिए हमने कार्य किया जून 1948 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फैक्ट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आरबीआई का सिंबल क्या है? तो आरबीआई का सिंबल है पाम ट्री एंड टाइगर। तो ये पाम ट्री है और टाइगर। ये टाइगर कहां से? बंगाल टाइगर है। बंगाल में सुंदर वन जो है वहां से लिया गया है। आरबीआई के लोगो कहां से लिया गया? तो आरबीआई के लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया। स्लोगन इंडिया सेंट्रल बैंक। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च जो बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आरबीआई नोट जारी करने का कार्य करता है। बिल्कुल, 1 रुपए की नोट को छोड़ करके, 1 रुपए की नोट को छोड़ करके 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की सारी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। ओके। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो विदेशी मुद्रा के भंडारण का भी काम करता है। भारत सरकार के बैंक के तौर पर कार्य करता है। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, यानी साख का नियंत्रण। तो साख का नियंत्रण करता भी कौन है? साख का नियंत्रण करता भी आरबीआई। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी बैंकों का अंतिम ऋणदाता। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकों का अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं? बैंकों का अंतिम ऋणदाता हम कहते हैं आरबीआई को। जब बैंकों को कोई पैसा नहीं देता है तो बैंकों को पैसा किसी को देता है? आरबीआई। जैसे आप लोगों को कोई फंड ना दे तो समय मम्मी पापा, वही चीज यहाँ पे है। टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। टू रेगुलेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऑफिस ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ कहाँ पे? हेड ऑफिस की मुंबई में, डेट्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके बाद इसके लोकल बोर्ड ऑफिस 4 जगहों पे, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। साथ ही साथ इसके अलावा 34 लोकेशन पर इसकी और भी ऑफिस है। तो ये जो ऑफिस 34 लोकेशन पे है, इसमें 2 तरीके की आपकी ऑफिस आती है। एक रीजनल ऑफिस आती है और एक सब ऑफिस आती है। ठीक। तो ऑलरेडी अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले सब ऑफिस होती है। सब ऑफिस रिपोर्ट करती है रीजनल को, रीजनल रिपोर्ट करती है लोकल बोर्ड को, और लोकल बोर्ड रिपोर्ट करता है हेड ऑफिस को। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 ऑफिस है। अगर आप यूपी में बात करिए, उत्तर प्रदेश में जो रीजनल ऑफिस है वो है कानपुर में, और जो सब ऑफिस है वो है आपकी कहाँ पे? वो है आपकी लखनऊ में। ठीक है, ये सब ऑफिस आपकी। तो कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे 2-2 ऑफिस है, नहीं तो सिंगल ऑफिस आपको मिलेंगे। अब आरबीआई को चलाने के लिए कितने लोगों की टीम चाहिए जो आरबीआई को चलाती है? तो आरबीआई को चलाने के लिए टोटल 21 लोगों की टीम है, विच बी नोन एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। आरबीआई में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं? टोटल 21, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफिशियल मेंबर है। इसमें सबसे पहला नाम आता है गवर्नर। तो गवर्नर कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा।
आजकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने नंबर के, भैया 26 नंबर के हैं। इन्होंने किसकी जगह लेने का काम किया है, तो इन्होंने जगह लिया जिस पर्सन को, उसका नाम क्या था, उनका नाम था शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। तो संजय मल्होत्रा जी शक्तिकांत दास जी की जगह पे आरबीआई गवर्नर बने। अब क्वेश्चन है कि कहां से आए थे, ये पहले हमारे भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। ठीक, इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर, स्वामीनाथन जानकी रमन, श्रीश चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। अभी सबसे न्यूली अपॉइंटेड जो मेंबर हमारे कौन से हैं, वो हमारे श्रीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 4 मेंबर लोकल बोर्ड से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 2 मेंबर वित्त मंत्रालय से और 10 मेंबर भारत सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी कैसी है, दैट्स कॉल्ड द पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी इकोनॉमी है, इसलिए हम इनसे भी सजेशन लेने के लिए इनको भी यहाँ पे रखते हैं। अब देखा जाए तो अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुल फीमेल में 4 फीमेल हो चुकी हैं एज अ डिप्टी गवर्नर। गवर्नर कोई नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहली फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर कौन है, तो फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर किसी उदेशी, सेकंड श्यामला गोपीनाथ, थर्ड उषा थोराट एंड फोर्थ पूनम गुप्ता। ओके, यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर अगर बाय द सीरियल बात करें तो पहले गवर्नर हो गए आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ, ये हमारे फर्स्ट गवर्नर हो गए। सेकंड गवर्नर आपके हो गए जेम्स टेलर और थर्ड गवर्नर हो गए आपके सीडी देशमुख। ठीक, ये हमारे थर्ड है। लेकिन ये जो दोनों हैं ये ब्रिटिश पार्ट से हैं, ये दोनों ब्रिटिश पार्ट से हैं और ये हमारे भारतीय हैं, इंडियन, लेकिन ये प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पहले गवर्नर कौन है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सेकंड गवर्नर कौन है, जेम्स टेलर। सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट इन्हीं से आया है, नोटों पर साइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया है। ठीक, इसके अलावा प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख, ये भारतीय है, भारतीय गवर्नर। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपसे और पूछे जाते हैं। जैसे आप सामने क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया, सबसे लंबा कार्यकाल किया सर बेनिगल रामाराव ने। कितने सालों तक, बेनिगल रामाराव 7 सालों तक आरबीआई गवर्नर रहे। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अमिताभ घोष का। कितने दिनों तक का, 20 डेज। ओके, अगला आता है सब्सिडीज ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनियां। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर सहायक कंपनियों के ऊपर नजर डाले जाने का कार्य किया जाए तो आरबीआई की कुल इस समय 5 सहायक कंपनियां हैं। पहली संस्था का नाम है डीआईसीजीसी, जो बैंकों का बीमा करती है, हम एक एक करके देखेंगे। दूसरी नोट छापने का कार्य करती है। तीसरी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ी हुई है। चौथी सर्विसेज आपकी फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर कार्य करती है। और पांचवी जो इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार, नई चीजों से जुड़ी हुई है। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहला डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये 2 संस्थाओं से मिलकर बना है। एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस, दूसरी क्रेडिट गारंटी। तो दोनों को मिलाकर के इसे बनाया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तौर पे। ये वैधानिक बॉडी, कैसी संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी, वैधानिक, वैधानिक। अगर ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की बात करें तो संस्था कितने प्रकार की हो सकती है, या तो संस्था वैधानिक होगी, ठीक, या तो संस्था संवैधानिक होगी, और या तो संस्था गैर संवैधानिक होगी। या इसे कह सकते हैं परामर्शदात्री। ठीक है, तो वैधानिक मतलब जिसके लिए एक्ट आया, वैधानिक होगी तो उसके आगे एक्ट लगा हुआ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, डीआईसीजीसी एक्ट, इसलिए कैसी संस्था है, वैधानिक है। संवैधानिक मतलब जिसके आगे आर्टिकल शब्द का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3। और गैर वैधानिक या परामर्शदात्री संस्था जैसे कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, जो भारत के संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक वैधानिक संस्था, इसकी स्थापना कब हुई है, 15 जुलाई 1978 को इसकी स्थापना हुई है। इसका कानून कौन सा है, 1961। हेड ऑफिस कहाँ पे इसकी, मुंबई में। बच्चों मेन फंक्शन क्या था, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस देता है, ये बीमा करने का कार्य करता है। किसका, जो पैसा आपने बैंकों में जमा किया। ठीक है, तो जो बैंकों में आपका पैसा जमा है उस पैसे का ये इंश्योरेंस देता है, बीमा देता है। ये किसका किसका बीमा करता है, करंट का, सेविंग का, रिकरिंग का और फिक्स का। तो कासा और राफा का ये बीमा करने का कार्य करता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और
फिक्स्ड अकाउंट का। कितने रुपए से? 5 लाख पर अकाउंट, यानी एक अकाउंट का बीमा जो है वो 5 लाख रुपए से। बट अगर आपके किसी बैंक में 2 खाते हैं तो वो धनराशि जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि इसकी प्रीमियम कितनी है। अगर इसकी डीआईसीजीसी की प्रीमियम धनराशि की बात किया जाए तो डीआईसीजीसी की प्रीमियम धनराशि कितनी जाती है? तो आपको याद रखना है 12 पैसा। ठीक है, 12 पैसा इसकी जो धनराशि है वो जाती है पर 100 पर annum। ठीक है, 100 पर annum, यानी 100 रुपए पर 12 पैसा हम साल में चार्ज करते हैं। ठीक है, और ये जो 5 लाख की धनराशि ये दोनों पे, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला करके कवर होती है। इसमें कौन कौन आता है? तो बच्चों शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेन बैंक्स इसके तहत कवर करने के काम किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा आता है आरबीआई वह संस्था जो नोटों को जारी करने का कार्य करती है, इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट बोलते हैं बीआरबी एनएमपीएल। तो वैसे तो हमारे पास कुल जो यूनिट्स की संख्या बच्चों वो है 9, ये बात ध्यान रखना, टोटल 9 यूनिट हमारे पास। ठीक है, जैसे 4 जो है प्रेस है, प्लस 4 जो है वो मिंट्स है, प्लस 1 पेपर मिल। ठीक है, तो अब अगर आप इनको देखने का कार्य करिए कि 4 आपके पास जो है नोट प्रिंटिंग प्रेस हो गई। ठीक है, इसके अलावा 4 आपके पास मिंट्स हो गई, मिंट मतलब टकसाल, और एक पेपर मिल। लेकिन इसमें से केवल और केवल 2 जो है वो 2 आरबीआई की है। ठीक है, तो 2 जो है आरबीआई की है, बाकी 6 किसकी है? 6 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी एक संस्था बनाई जिसका नाम है एसपीएमसीआईएल। आगे हम पढ़ेंगे। तो एसपीएमसीआईएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है उसके तहत 6 आती है। 6 प्लस 1, हाँ 6 प्लस 1, क्योंकि 6 हमारे पास टोटल है प्लस 1 पेपर, तो टोटल कितनी? 7। तो 7 संस्थाएं जो है वो इसके दायरे में आती हैं और 2 आरबीआई के पास है, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों? 9 हो गए। ठीक है, तो बीआरबीएनपीएल क्या है? ये डिजाइन करता, प्रिंट करता, सप्लाई करता बैंक नोट किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। स्थापना 3 फरवरी 1995, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। इसके पास 2 प्रेस है, पहली है मैसूर में और दूसरी है साल्बोनी में। तो आइए नजर डालते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि वर्णिका। वर्णिका क्या है? वर्णिका एक ऐसी संस्था है जो इंक देने का कार्य करती है, जिससे हमारी नोट बनती है ना, उन नोट्स के लिए इंक कौन देता है? वर्णिका। तो वर्णिका एक नोट इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या कह रहा है कि वर्णिका हैज बीन सेट अप एज अ इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेम्ड वर्णिका। कहां पे? मैसूर में। तो आ गया ना एसपीएमसीएल जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, इसके पास टोटल 7 प्लस आरबीआई वाली 2, टोटल कितनी हो गई? 9। तो देखिए, कह रहा है कि टू बी लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द करेंसी, कॉइन्स एंड द सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेस एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। इसमें कुल 9 यूनिट है, समझिएगा। 4 प्रेस है, ये 4 प्रेस में से देखो ये 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं और 2 आरबीआई की हैं। 4 टकसाल, टकसाल मतलब जहां पर सिक्का बनता है ना उसको हम बोलते हैं मिंट या टकसाल। ठीक, ये है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। और एक पेपर मिल है कहाँ भी है? होशंगाबाद में। ठीक है, तो स्थापना इसकी हुई है 2006 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटका में, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में। और टकसाल कहाँ का? मुंबई। ये देखिए कि सिंबल मुंबई में जो कॉइन्स बनते हैं उनमें क्या आगे डायमंड होगा। आप अगर अपने कॉइन्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। कोलकाता के कॉइन्स में कोई भी मार्क नहीं होता। हैदराबाद की अगर कॉइन बनी हुई है तो उस पर स्टार बना होगा, और अगर नोएडा की कॉइन बनी हुई है तो उस पर डॉट बना हुआ होगा। ठीक, अब अगला आता है रिविट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो साफ आपके सामने आ गया कि ये सर आईटी से जुड़ी हुई सर्विसेज पर काम करती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक ऐसी संस्था है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। 2016 में बना है, मुंबई। ठीक है, सचिन चतुर्वेदी जी। अगला आते हैं, अगला पॉइंट है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ये है हमारा इफ्टास। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है कि एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो डिप्लॉय करती है और प्रोवाइड करती है इसेंशियल आईटी से जुड़ी हुई सर्विसेज जो रिक्वायर्ड होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, आरबीआई है, इनको जिस प्रकार की आईटी से जुड़ी हुई सेवाओं की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करने का काम कौन करता है? इफ्टास। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया, नवाचार। आजकल आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है, सरकार एआई के बारे में बार बार बात कर रही है। ठीक है, हर चीज में जो चेंजेस आ रहे हैं
जो नए तरीके से चीजें हमारी चल रही हैं, आए दिन अपडेट होने का कार्य हो रहा है, तो किसके माध्यम से हो रहा है? रिसर्च के माध्यम से हो रहा है। तो ये संस्था का काम यही है। आजकल देखिए आप सीबीडीसी की बात करते हैं, कहाँ पे हम नोट लेके चलते थे, कहाँ पे हम डिजिटल करेंसी लेके चले, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसकी देन है? इनोवेशन की देन है। तो ये इनोवेशन करने का कार्य करती है, किसके साथ मिलकर के? तो द हब विल कोलैबोरेट विद द फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी बॉडीज, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एफर्ट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो आर हब है, ये हमारे आर हब प्लस आईआईटी, आवश्यकता पड़ने पर आईआईएम, ऐसी संस्थाएं मिल करके आपस में इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई चीजों को लाने का कार्य करती हैं, उसको जज करती हैं और इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत हैं। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट करता है कि नोटों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखा जाए। तो कह रहा है कि जिस शब्द को हम लोग बोलते हैं रुपया, ये रुपये का सिंबल है। इस रुपये के सिंबल को देने का काम किसने किया है? उदय कुमार ने। ठीक, तो रुपया जिसको बोलते हैं कहां से आया? तो रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का कार्य किया था शेरशाह सूरी ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, शेरशाह सूरी। तो रुपए का सर्वप्रथम प्रयोग करने का कार्य किसने किया था? तो रुपए का सर्वप्रथम प्रयोग करने का कार्य किया था शेरशाह सूरी। रुपया शब्द उत्पत्ति किस भाषा से हुई? रुपया शब्द उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। रुपयम जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 45 के बीच में रहा। इसका मकबरा कहाँ पे? इसका मकबरा है सासाराम में, सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, अगला पॉइंट कहता है, जो मैं पहले आपको बताया कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की नोटों पर सिग्नेचर कौन करता है? तो आरबीआई गवर्नर। मतलब एक पर अगर एक की है तो उस पर कौन करेगा? उस पर करेगा वित्त सचिव। और 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की नोट पर सिग्नेचर कौन करेगा? उस पर करेगा गवर्नर। अगला कहता है तत्कालिक भारत की सबसे बड़ी नोट कौन सी? 2,000 रुपए की। ये बात ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने भी 2,000 रुपए की नोट को बंद नहीं किया। ठीक है, तब ये बंद नहीं, इसलिए सबसे बड़ी नोट हमारी कौन सी है? 2,000 की है प्रेजेंट में। और होती कितने तक की है? 10,000 की। रुपए का सिंबल उदय कुमार ने दिया, कब दिया? सन 2010 में। एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि रुपए के सिंबल में कौन सी 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों इसमें एक रोमन लिपि हमारी, एक रोमन लिपि है और दूसरी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो रोमन और देवनागरी 2 लिपियों का यहाँ पे प्रयोग करने का काम किया गया हुआ है। आइए अगला इन्हीं सिक्कों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आप सबसे पहले कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ द मेटल कॉइन, भारत में पहली बार धातु के सिक्कों का प्रचलन करने का कार्य किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आगे देखा जाए तो गुप्त काल में, इस काल में सोने चांदी और तांबे के सुंदर विशेष सिक्के जारी हुए। मुगल काल में देखा जाए तो सिक्कों के प्रचलन पर नाम खुदे होते, जैसे दिनार, टका, रुपया, इस तरीके के नाम थे। और शेरशाह सूरी लेकर के आया तो शेरशाह सूरी ने रुपए शब्द का प्रयोग किया। ठीक, उसका जो सिक्का होता था वो 178 ग्रेन का होता था। क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी के जो सिक्के का प्रयोग किया था वो कितने ग्रेन का होता था? तो 178 ग्रेन के सिक्के का प्रयोग करता था। और 178 ग्रेन के सिक्के में 11.5 ग्राम क्या होता था? सिल्वर यानी चांदी हुआ करता था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। एक एडिशनल फैक्ट आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ रहा है। तो भारत में देखिए जो वित्त आयोग की बात किया जाए, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख बच्चों मिलता है आर्टिकल नंबर 280 में। इनका कार्यकाल होता है, इनका जो उद्देश्य होता है, सॉरी कार्यकाल नहीं, इनका जो उद्देश्य होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में फंड का बंटवारा करना होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में फंड के बंटवारे के लिए वित्त आयोग को बनाए जाने का काम किया जाता है। जो प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन थे, ठीक है, पहले वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन थे केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन थे। प्रेजेंट में जो वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा 16। ठीक है, 16वें नंबर के वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पड़गरिया। ठीक है, डॉक्टर अरविंद जी हैं। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह, एनके सिंह। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है आजकल कि 15वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 15वें पूछा जाए एनके सिंह। एक्चुअली एक वित्त आयोग चलता है तो उसी समय दूसरा डाल दिया जाता है, उनके लास्ट खत्म होते होते, जिससे कि दोनों के बीच जो डेटा का पार्ट हो वो सही दिशा में चलता रहे। तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो आपका चल रहा था, ठीक है, जो कि कब 2026 में
खत्म हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से होगा, ये आपको ध्यान रखना कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो कब से कब तक, 2026 से 27 से इसकी शुरुआत है, स्टार्ट है, और कब तक जाएगा, 2030 से लेके 31 तक। ठीक है, तो ये आप लाइन अपने लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बेफिक्र होकर के बताने का कार्य करिए। ठीक, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट फर्स्ट था आरबीआई का। आगे मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसके अंतर्गत हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और डीप स्टडी करने का कार्य करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप डेली की कंटेंट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज को फॉलो करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं GAGS ग्रुप। ठीक है, इसके लिए आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चीज अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करने का कार्य भी इसको आप जरूर करिएगा। तब तक के लिए